नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। और आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को किया वर्चुअली संबोधित। भारत को बताया लोकतंत्र की जननी। कहा अनेक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत है सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। पीएम ने कहा भारत में हमारा मार्गदर्शक दर्शन है सबका साथ सबका विकास। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 10 मई को डाले जाएंगे वोट। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट, यूपी की 2 और ओडिशा मेघालय की एक विधानसभा सीटों के लिए भी होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। लक्षद्वीप के एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। बहाल हुई संसद सदस्यता। हत्या के प्रयास में स्थानीय कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद हुई थी सदस्यता रद्द। केरल हाईकोर्ट ने स्थानीय कोर्ट के इस फैसले को था पलटा। नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा भारत उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC में चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा ने राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान करने के लिए फिर साधा निशाना। अश्विनी वैष्णव ने कहा खुद को संसद और अदालत से ऊपर मानते हैं राहुल गांधी। संसद में जारी गतिरोध के बीच वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जेपीसी की मांग पर सदन की कार्यवाही आज भी दिन भर के लिए स्थगित। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और मध्य प्रदेश की धरती से आई बड़ी खबर। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को दिया जन्म। पीएम मोदी के प्रयासों से नामीबिया से लाए गए थे ये चीते। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे अमृतकाल के दौरान वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में बताई एक महत्वपूर्ण घटना। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में नेता स्तरीय पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में हमारा मार्गदर्शक दर्शन सबका साथ सबका विकास है, जिसका अर्थ है समावेशी विकास के लिए एक साथ काम करना। शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल द्वारा की जा रही है। 6 देशों ग्रीस, इजराइल, इटली, केन्या, क्रोएशिया और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्वहन किया जाता है, बल्कि दुनिया में हमें लोकतंत्र की जननी के रूप में भी देखा जाता है। निर्वाचन आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। सीईसी चुनाव राजीव कुमार ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने पर खास ध्यान दिया जाएगा और इसे लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। इसके अलावा पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट और यूपी समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर भी 10 मई को ही उपचुनाव होंगे। नतीजे 13 मई को आएंगे। पंजाब की जालंधर, ओडिशा की झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश की 96 और स्वार, मेघालय की सोहियोंग सीट पर उपचुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कर्नाटक में इस बार
9,17,000 नए वोटर्स जुड़े हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुछ नई पहल की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। करीब 1,320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा 240 मतदान केंद्रों को मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। कर्नाटक में 58,282 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 20,866 शहरी केंद्र हैं और इनमें से 50% मतदान केंद्र यानी 29,140 पर वेबकास्टिंग की जाएगी। 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लगभग 9,17,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार पर हमला बोला है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि डी.के. शिवकुमार कांग्रेस के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं का अनुसरण कर रहे हैं। साथ ही प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बजट सत्र के दूसरे चरण में आज भी संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बाद में दोनों ही सदनों की कार्यवाही हंगामे के कारण दोबारा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसके चलते दोनों सदनों में हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने और ओबीसी समाज को लेकर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को संसद और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक के 7वें दौर की नीलामी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है। इसके लिए हमें अभी से प्रयास करना होगा। यह आवंटन उसी के लिए सरकार का एक कदम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि देश में निवेश बढ़ा है। साथ ही हमें ऊर्जा की बढ़ती खपत के लिए प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा संसाधनों पर जोर देना होगा। भारत आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध जैसे विषयों पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। एनएसए बैठक उन आयोजनों में से एक है जिसकी भारत मेजबानी कर रहा है, क्योंकि इस वर्ष भारत एससीओ की भी अध्यक्षता कर रहा है। साथ ही ये इस साल देश में होने वाली एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारी बैठकों का हिस्सा है। एससीओ में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। हाल ही में 17 मार्च 2023 को वाराणसी में एससीओ सदस्य देशों के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक हुई थी। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि भारत उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। केरल हाईकोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आज लोकसभा सचिवालय द्वारा निर्देश में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के एक मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत 4 लोगों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने 30 जनवरी को घोषणा की थी कि वो लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा रहा है, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल पर लगाई गई सजा पर रोक लगा दी है। दिल्ली के सेंट्रल जिले के पटेल नगर थाना पुलिस ने 78 गैंग के नाम से सक्रिय गिरोह के 5 लोगों को ऑपरेशन विराम के तहत बलजीत नगर गुरुद्वारे के पास से धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनके बाकी सदस्यों की भी तलाशी अभियान में तेजी लाए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस 78 गैंग का खौफ इतना है कि इनके शिकार हुए लोग पुलिस से शिकायत तक नहीं करते थे। वारदात को अंजाम देते समय बदमाश पुलिस से मामले की शिकायत करने पर मारने की धमकी देते थे। वहीं गिरोह के सदस्य लूटपाट झपटमारी का विरोध करने पर गोली और चाकू से मारने से नहीं हिचकते थे। मध्य दिल्ली में सक्रिय 78 गैंग के 5 बदमाशों को पटेल नगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाशों को पकड़ने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चलाने का प्रयास किया। इसके बाद चाकू से हमला करने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाशों पर काबू पाया। यह गिरोह वर्ष 2015 में सक्रिय हुआ। गिरोह का संचालन रमन कर रहा था। हरियाणा में गुरुग्राम के कादरपुर स्थित सीआरपीएफ अकादमी में बुधवार को सीआरपीएफ के 53वें बैच के 78 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नवनियुक्त अधिकारी सीआरपीएफ में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और स्वयं को अग्रिम पंक्ति में रखते हुए अपने बल के जवानों को प्रभावशाली एवं दक्ष नेतृत्व प्रदान करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2022 में कथित रूप से राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। विशेष एमपी एमएलए अदालत ने राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के मामले में अनुरोध करने वाली अर्जी को पुनर्विचार के लिए फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेजा है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर मार्च 2022 में बनर्जी को सम्मन जारी किया था। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज राजद सांसद मीसा भारती अपनी मां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। अदालत ने सीबीआई से सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी मुहैया कराने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 8 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। धरती का वो दुर्गम द्वीप जहां होती है चांद पर जाने की ट्रेनिंग। जर्मन अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गेस्ट से विस्तार से जानिए
चंद्रमा पर जाने की ट्रेनिंग के बारे में। मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। वो एक्टर जिन्हें मिला जंपिंग जैक का खिताब, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। वो अदाकार जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर तय किया चौल से बंगलों तक का सफर। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। एक अदाकारा जो साउथ से आकर चमकी बॉलीवुड के आसमान पर। डफली वाले डफली बजा। जी हाँ, अपने जमाने के सुपरस्टार जितेंद्र जी और सक्सेसफुल अदाकारा जया प्रदा जी की जिंदगी से जुड़े रोचक किस्से जानने के लिए देखना न भूलिए रंगोली। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। इस रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बजी रणभेरी। 10 मई को डाले जाएंगे वोट, 13 मई को आएंगे नतीजे। क्या है कर्नाटक का मौजूदा सियासी गणित और क्या रहेंगे मुद्दे, बताएंगे हम। संसद में जारी है गतिरोध, दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी। हंगामे के बीच ही हुए कुछ अहम कामकाज। राहुल के बयानों पर भाजपा का हमला जारी। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के क्या रहे मुद्दे। G20 की बैठकों का भी होगा अपडेट। कोयला ब्लॉक के 7वें दौर की नीलामी शुरू। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर पर NPCI ने स्पष्टीकरण दिया है और साफ किया है कि यूपीआई निशुल्क, तेज और सुरक्षित है। ताजा दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इंटर ऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई है। इसे देखते हुए एनपीसीआई ने अब पीपीआई वॉलेट को इंटर ऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की अनुमति दी है। पेश किए गए इंटरचेंज शुल्क केवल पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू हैं और ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और ये आगे स्पष्ट किया जाता है कि बैंक खाते से बैंक खाते के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। और 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता गुनीत मोंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में बधाई दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। गुनीत मोंगा ने कहा कि मन की बात एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आने वाला 100वां एपिसोड और भी महत्वपूर्ण होगा। वो पूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री ने हमें इतना प्रोत्साहित किया अपने मंच के थ्रू और हमारे नाम लिए, हमारे ऑस्कर के बारे में चर्चा की। इतना प्यार जो हमें देश से मिला है। एंड अब आने वाला 100वां एपिसोड काफ़ी ही इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण मन की बात एपिसोड है। एंड आई होप कि और भी लोगों को उतना इनकरेजमेंट मिले और उतना प्यार मिले हमारे प्रधानमंत्री से। एंड आई विश हम और ऑस्कर्स लेकर आएं और अपने देश का नाम रोशन करें। और मध्य प्रदेश की धरती से अच्छी खबर। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इसे भारत के इतिहास में मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 1947 में अंतिम चीता के मारे जाने के बाद अब पहली बार भारत की धरती पर चीते के 4 शावकों ने जन्म लिया है। सियाया उन 8 चीतों में शामिल हैं जिन्हें 17 सितंबर को नामीबिया से लाया गया था। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट के जरिए खबर शेयर की और इसके लिए प्रोजेक्ट चीता से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि बधाई हो, अमृतकाल के दौरान
ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 17 सितंबर 2022 को ये चीते लाए गए थे। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की अपदस्थ सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD सहित 40 राजनीतिक दलों को मंगलवार को भंग कर दिया गया। इन दलों ने सेना के राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कराए जा रहे आम चुनाव के लिए तय समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराया। NLD उन दर्जनों पार्टियों में शामिल है जिनके पास पिछले दशक में संसदीय सीटें थी। सेना के 2021 के तख्तापलट और अपने विरोधियों पर कार्रवाई से ये दल बुरी तरह कमजोर हुए हैं। कई पार्टियां चुनाव लड़ने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं। आलोचकों ने आगामी आम चुनाव को ढोंग करार दिया है। सू की समेत उनकी पार्टी के कई नेता इस समय जेल में बंद हैं। और ग्रीस में 2 पाकिस्तानियों को आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक यहूदी रेस्तरां को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। उनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिकों को निशाना बनाना था। इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद और यूनानी पुलिस ने मिलकर काम करते हुए ग्रीस में इजरायलियों और यहूदियों के खिलाफ एक आतंकी हमले की कथित साजिश को विफल कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पकड़े गए 2 पाकिस्तानी नागरिक ईरानी आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा थे। वहीं ग्रीस में संदिग्धों की जांच शुरू होने के बाद मोसाद ने बुनियादी ढांचे, उसके काम करने के तरीकों और ईरान से लिंक को उजागर करने में खुफिया सहायता प्रदान की। पीएमओ ने आगे बताया कि जांच से पता चला है कि ग्रीस में संचालित आतंकी ढांचा ईरान से चलने वाले और कई देशों में फैले एक व्यापक ईरानी नेटवर्क का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को इस संभावना पर चिंता जताई कि बेलारूस को रूस परमाणु हथियार भेजेगा। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने अपने क्षेत्र में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने के लिए पड़ोसी देश बेलारूस के साथ एक समझौता किया है। गौरतलब है कि 1 साल से अधिक समय से यूक्रेन पर आक्रमण के बाद हथियारों को लेकर यह फैसला रूस के अहम कदमों में से एक है। बढ़ती कीमतों के कारण दुनिया भर के देशों में लोगों का जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। पूर्वी अफ्रीका देश केन्या में भी लोग महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के नेता रैली ओडिंगा की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने 3 देशों की ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। भारत ने किर्गिस्तान गणराज्य को 2-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से अपनी पकड़ बनाए रखी। भारत और किर्गिस्तान गणराज्य के बीच यह मैच इम्फाल में खेला गया। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान लायनल मेसी ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। मेसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 या अधिक गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं। इसी साल कतर में फीफा विश्व कप जीतने वाले 35 वर्षीय मेसी ने क्यूरासाओ के खिलाफ खेले गए दोस्ताना फुटबॉल मैच में यह कारनामा किया। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।